जी जी। आज जो ये तीनों राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं, उसमें एक बात साफ है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है। इनको इनकार नहीं किया जा सकता और इनकी राजनीति में पूरी तरह से प्रासंगिक है। दूसरी चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये था कि पूर्वोत्तर के राज्यों में उसकी बहुत पकड़ बढ़ी है या जनाधार बढ़ा है, ये खारिज हुआ है। निश्चित रूप से त्रिपुरा जैसे राज्य में दोबारा चुनाव जीत करके सत्ता में आ जाना उसकी उपलब्धि है, लेकिन जन समर्थन में गिरावट ये भी एक उल्लेखनीय बात है। त्रिपुरा का जो चुनाव है ये खास एकदम दिख रहा है कि पोलराइज इलेक्शन हुआ। आदिवासी और गैर आदिवासी, आदिवासी एक तरफ चले गए और बंगाली समुदाय ने एक तरफ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। जो लेफ्ट और कांग्रेस है वो अपनी बात जनता तक या तो पहुंचा नहीं पाया, जो भी उनकी विफलताएं रही। लेकिन जितने बड़े पैमाने पर जितने संसाधनों के साथ त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार अभियान चलाया था, अगर इसको तुलना में इस उपलब्धि को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को निराशा ही हाथ लगी है। तीसरी चीज कि अगर ये भी है कि अगर ये तृणमूल कांग्रेस और भी विपक्षी दलों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा होता तो संभवतः ये स्थिति नहीं होती जो आपको दिखाई पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को भी उपलब्धियां नहीं मिलती। जो विभिन्न राज्यों में उपचुनाव हुए हैं, ये इस बात केवल उसका ये संकेत जरूर है कि अल्पसंख्यक मतदाताओं ने उन दलों को छोड़ दिया जिनके प्रति संदेह पैदा होना शुरू हो गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जो परिणाम है वह अल्पसंख्यक बहुल जिले से आया है। 1995 के बाद पहली बार वहां कांग्रेस जीती। तृणमूल कांग्रेस को इस कदर और बड़े पैमाने पर लोगों ने वहां वोट दिया और तृणमूल कांग्रेस हार गई। तीसरी चीज महाराष्ट्र में पंजाबी कस्बा का मामला है। एक पश्चिम बंगाल में के बाद जो महाराष्ट्र में परिणाम आया और कांग्रेस जीती है, यह एक बड़ा संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी वहां अपने मतदाताओं के बीच में वह विश्वसनीयता बनाए रखने में विफल हो रही है जो लगातार लोगों का उसके प्रति विश्वास बना रहा है। तो एक तो अल्पसंख्यक मतदाता उन दलों को छोड़ रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं, बल्कि उसके साथ किसी तरह की उनकी साठगांठ उनको दिखाई पड़ रही है। यह दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में दिखाई पड़ा और अब जाकर के यह फिर ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दिखाई पड़ा और अब आपको दिखाई पड़ रहा है इन जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए। तमिलनाडु में निश्चित रूप से कांग्रेस ने अपनी सीट को बरकरार रखा। पिछले चुनाव में वहां तक कांग्रेस ने ही चुनाव जीता था, लेकिन इस बार उनका जन समर्थन बढ़ा है, मत प्रतिशत उनका बढ़ा है और एआईडीएमके का के जो अपने आप को पुनर्स्थापित करने की कोशिश है उसको झटका लगा है। अगर आप सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की बात करें, संजय जी की बात है बिल्कुल सही है। न्यायिक प्रक्रिया से आप राजनीतिक दुर्गतियों को संभाल नहीं सकते हैं। अगर सरकार आमादा है कि हम ठीक नहीं होने देंगे तो नहीं होने देगी और ये साबित हो गया। इलेक्शन कमीशन के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, ये जो वर्तमान आदेश है वो केवल यह है कि सरकार द्वारा नियम बनाए जाने तक यह व्यवस्था रहेगी। सरकार अगर कोई नया नियम बना के लेके चली आती है तो जरूरी नहीं है कि वही व्यवस्था हो जो इसमें चालू है, जो इसमें निर्देश दिए गए हैं। इसलिए इस पर बहुत प्रसन्न होने की आवश्यकता है नहीं। निश्चित रूप से जिस संजय जी ने जो बात कही दुष्यंत दवे साहब की, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने ये कहा कि जो विभिन्न मामलों को देखने का न्यायिक नजरिया है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। और उन्होंने उल्लेख किया कि जब आप ये कहते हैं कि सरकार के बहुमत का फैसला सदन के फ्लोर पे होना चाहिए या एकदम घिसा पिटा रवैया है, इसमें बदलाव आपको करना चाहिए। अगर पार्टी का सरकार के बहुसंख्यक एक एमएलए कहीं जाके बंधक बना के रखे गए हुए हैं, वो वहां करके किसको दे देंगे? इस तरीके से सपाट तरीके से देखने का क्या मतलब है? आप क्यों नहीं कहते हैं कि जो लोग पार्टी सरकार छोड़ के गए हैं वो तब तक वोट नहीं देंगे जब तक दोबारा चुन करके नहीं आ जाते, और उनको बाहर करके फिर फैसला हो कि सरकार के बहुमत किसके साथ है। ये उदाहरण उन्होंने दिया। अगर आप निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का काम है कानून की रखवाली करना, कानून की व्याख्या करना।
जो निर्धारित कानून है उसी के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपना काम करेगा और अपने तरीके से व्याख्या करेगा। लेकिन निश्चित यह जो इलेक्शन कमीशन के बारे में जो सरकार के खिलाफ जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, इस मामले में महत्वपूर्ण है कि सरकार ने इस व्यवस्था का विरोध किया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जो व्यवस्था चल रही है उसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को नहीं माना और एक नया आदेश पारित किया। निश्चित रूप से न्यायिक आदेशों से आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, यह नतीजा निकाल लेना बहुत तर्कसंगत नहीं है। सरकारें मानती नहीं है, जो सरकार जो करना चाहती है वही करती है। अब लेकिन निश्चित रूप से जो अडानी वाला मामला है, उस मामले में जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, यह लोगों का उत्साह बढ़ाता है। और जितनी बातें हैं, जितने चार जो पक्षकार हैं, चारों पक्षकारों को सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस दिया कि आप अपनी बातों को जो समिति बनी है उनसे कहिए, और सेबी से कहा है कि आप अपनी जांच को जारी रखिए और 2 महीने के अंदर इस जांच को पूरी कीजिए। और जितने पक्ष जितनी बातें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में उठाई गई हैं, सभी पक्षों की जांच की बात कही है। अगर जिन 3 बड़े लोगों को जिनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई संदेह नहीं है, जिन्होंने अच्छे काम भी किए हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी पे किसी को संदेह नहीं है, जिन्होंने भी अच्छे काम किए हैं, अगर हम उनके प्रति भी विश्वास नहीं रख सकते हैं तो फिर किसी इस देश का भला होने वाला नहीं है। कोई इनकी भी तो क्रेडिबिलिटी अपने पास है क्या? अगर ये कोई नतीजा निकालते हैं, अगर कोई वो निष्कर्ष निकालते हैं, कोई वो जांच पड़ताल में अपनी बातों को सामने रख, इस समिति को सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि आप इनके अलावा अगर विशेषज्ञों को आमंत्रित करना चाहते हो तो आप बुला सकते हैं। कहीं बंधन नहीं रखा इस समिति के लिए। और निश्चित रूप से जो मुद्दे हैं कि अगर सेल कंपनियां काम कर रही हैं और सेल कंपनियों के माध्यम से निवेश किया गया, इसकी जांच होनी है। अगर फैब्रिकेटेड तरीके से शेयर के दाम बढ़ाए गए, ये बड़ा मुद्दा है, तो इसकी जांच क्यों नहीं होगी? और अब जब इसकी जांच होगी तो जो नियामक संस्थाएं हैं उनकी भूमिकाओं की जांच क्यों नहीं होगी? इन्होंने क्यों कानून, इनकी जानकारी में कानून का उल्लंघन कैसे हो गया? तो एक लोगों के बीच में संस्थाओं को लेकर के या वित्तीय गतिविधियों को लेकर के जो देश में संदेह की स्थिति पैदा हुई है, निश्चित रूप से सब जांच के घेरे में है। और संजय जी, जो आप कह रहे हैं कि एक फर्जी खबर चलाई गई कि फला कंपनी की वजह से या फला संस्थान की ओर से पैसे आ रहे हैं और फिर अडानी के जो शेयर्स हैं उसमें हरियाली लौट आई। दुनिया में पैसे की कमी नहीं है, दुनिया में बोगस संस्थाओं की कमी नहीं है, पैसा लगाने वालों की कमी नहीं है। इन्हीं को रोकने की जिम्मेदारी होती है जो नियामक संस्थाएं हैं। अगर नियामक संस्थाओं को आप हटा देंगे तो कहां से कहां चीजें चली जाएंगी। जहां नियामक संस्थाएं नहीं है वहां स्थिति आप देख लीजिए, उन देशों में क्या होता है। लेकिन अगर पैसे का दुरुपयोग ना हो, पैसे का संग्रहण ना हो, वित्तीय लेन देन पारदर्शी हो, अनावश्यक तरीके से किसी को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने की ना कोशिश कर दी जाए, इन तमाम चीजों को व्यवस्थित करने के लिए ही इस तरह की नियामक संस्थाएं हैं। और अगर नियामक संस्थाएं काम नहीं करेंगी, खेदजनक बात यह है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद सरकार की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया, खासतौर से सम्मानित प्रधानमंत्री जी की ओर से कुछ नहीं कहा गया। यह चिंता की बात है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश एक बड़ी टिप्पणी है। और निश्चित रूप से मेरा अपना मानना यह है कि यह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, अडानी का यह मामला केवल किसी कंपनी का कामकाज नहीं है, केवल किसी कंपनी के शेयर का गिरना, बिकना, बैठ जाना, उसके मूल्य के गिरावट में आ जाना, सवाल केवल इतना ही नहीं है। सवाल यह है कि इस देश के आम नागरिकों के आर्थिक हितों की अवहेलना की गई। सवाल यह है कि सरकार ने इस अवहेलना को रोकने के लिए कोई काम नहीं किया। सवाल यह है कि एक ऐसी औद्योगिक संस्थान को प्रोत्साहन दिया गया जो न तो रोजगार बनाता है और न सरकार को राजस्व देता है। सवाल यह है कि सेल कंपनियों को रोकने के लिए सीना ठोक करके जो सरकार ने दावा किए थे वह पूरा का पूरा दावा खारिज हो गया। इसलिए बड़ा मुद्दा है। वो फोर्स का मुद्दा रुपए का सवाल नहीं था, वो फोर्स में कि कितना रुपया किसने लूट लिया। ये इसलिए लोगों के बीच में अपील कर गया कि देश की सुरक्षा के साथ समझौते किए गए, देश की हमारे सैनिकों के साथ समझौता के सुरक्षा के साथ समझौता किया गया जिनको वो फोर्स का प्रयोग करना था। इसलिए यह बात अपील की और बात पूरी की पूरी खारिज हो गई। उससे बड़ा मुद्दा यह है
कि देश के आर्थिक हितों के साथ समझौता किया गया, देश के सामान्य निवेशकों के हितों के साथ समझौता किया गया। और आर्थिक हित सामान्य हित नहीं है, देश की संप्रभुता के साथ समझौता किया गया। अगर आप किसी कंपनी को सॉवरेन गारंटी देते हैं, यानी कि भारत की सरकार गारंटी देती है, और भारत की सरकार एक ऐसे औद्योगिक समूह को गारंटी देती है जो इसका पूरा का पूरा काम का कागजी है, बनावटी है, फैब्रिकेटेड है, यह टिप्पणी है, इसलिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। और अगले चुनाव तक यह पूरा का पूरा, ये जो अडानी का और हिंडनबर्ग का जो जिन है, यह पीछा करता रहेगा, इससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। यह केवल यह मुद्दा नहीं है कि LIC में का पैसा कम हो गया। LIC एक संस्था नहीं है, LIC के साथ इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों के आर्थिक जुड़े हुए हैं। सवाल यह नहीं है कि स्टेट बैंक का एक संस्था है, एक वित्तीय संस्थान है जिसका पैसा जो है वो संकट में पड़ा हुआ है। सवाल यह है कि स्टेट बैंक इस देश के करोड़ों निवेशकों का एक विश्वसनीय संस्थान है, जहां लोगों के पैसे रखे हुए हैं, इस बिना पर लोग पैसे जमा किए हुए हैं कि सबसे बड़ा बैंक है और हमारा पैसा सुरक्षित है। इसलिए आप इस मुद्दे से पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। अगर ये सामान्य केवल दो औद्योगिक घरानों का मामला होता तो किसी से कौन किसको ACC सीमेंट फैक्ट्री किसने खरीद लिया, किसने बेच लिया, बहस का ही मुद्दा नहीं है। दो व्यापारी हैं, कौन क्या खरीदा, कौन क्या बेचा, किससे क्या लेना लाना है। लेकिन यह पूरा का पूरा प्रकरण इस देश के आम नागरिकों के आर्थिक हितों से जुड़ा हुआ है। इसमें देश के रक्षा प्रतिष्ठान के मुद्दे जुड़े हुए हैं कि आपने इस घराने को रक्षा से जुड़े हुए उत्पादन देने का अधिकार दिया हुआ है, जिसका कामकाज पूरी तरह से फर्जी है। आपका बड़ा भाई, इस कंपनी का के मालिक का जो बड़ा भाई, वो विदेशी नागरिक, इस कंपनी का जो वित्त को देखने वाला सबसे बड़ा व्यक्ति, वो विदेशी नागरिक, इस देश का जो मीडिया कंसल्टेंट है, इस कंपनी का मीडिया कंसल्टेंट है, उसके ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा। किसकी बात आप करेंगे? इनके बड़े भाई का समधी जो देश का भगोड़ा। तो पूरा का पूरा जो ढांचा है वह देश के हितों के खिलाफ है। इसलिए यह मुद्दा अगले चुनाव तक लोगों का पीछा करता रहेगा। आप ये सवाल उठा सकते हैं कि पूर्वोत्तर के राज्यों में आखिर इसका असर क्यों नहीं पड़ा। निश्चित रूप से पूर्वोत्तर के राज्यों की स्थिति एक अलग स्थिति होती है, लेकिन वहां भी भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम राष्ट्रवाद के मुद्दे के बावजूद सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं। इनकी सीमाएं म्यांमार से मिलती हैं, चीन से मिलती हैं, भूटान से मिलती हैं, नेपाल से मिलती हैं, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय दबाव झेलते हैं। लेकिन इनके ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद कब नहीं आया। उनके स्थानीय मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, और इसलिए जो इन तीनों राज्यों में हालत ये बनी कि तमाम दावों के बावजूद बड़ी बुरी तरह से चुनाव लड़ने। मेघालय में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रैलियां हुई, सम्मानित गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के जो कार्यक्रम हुए, अब अंदाजा नहीं लगा सकते कितना संसाधन लगाया बीजेपी ने। और ये भी सही है, जिस तरीके से चुनाव को कांग्रेस को लड़ना चाहिए था, कांग्रेस नहीं लड़ी। जी सुनील जी, उसके लिए आते हैं, थोड़ा रोकना चाहूंगा सुनील जी, माफी जी। राजीव, अंतिम बात, अगर अरुणाचल प्रदेश में आप उम्मीदवार नहीं खड़ा कर पाते हैं और आप सत्ता बदलने की बात करते हैं, किसकी कमी है वो? आप कल तक आपकी सरकार थी वहां, और आप उम्मीदवार नहीं ला पाते और निर्विरोध निर्वाचन हो जाए। त्रिपुरा में आप प्रचार करने के लिए नहीं जाते हैं। तो यह कांग्रेस को भी अपने देखना पड़ेगा कि वह अपने राजनीतिक विरोधी का, अगर वो सत्ता परिवर्तन की बात करती है तो सत्ता के साथ लड़ने की उसकी ताकत कितनी है और किस ताकत के साथ वो लड़ रही है। जी बिल्कुल। सत्ता परिवर्तन या सत्ता या राजनीति, सियासत